Good morning everyone. So today I will start the new chapter coordinate geometry. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन, सेकंड वन इज सर्कल, थर्ड वन इज पैराबोला, फोर्थ वन इज एलिप्स एंड फिफ्थ वन इज हाइपरबोला. ठीक है, ये 5 सेक्शन में आपका डिवीजन किया हुआ है. तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमने क्लास 10 में पढ़ा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो भी हमने थ्योरम्स पढ़े हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पहले उसको हम रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा ये सारा रिकैप रहेगा जो हम क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं. क्योंकि क्लास 10 तक का जो भी हमने पढ़ा है लाइक डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, देन हमने पढ़ा है मीडियन, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सब हमारा इसमें इम्प्लीमेंट होने वाला है A to Z. ठीक है, तो अगर पहले से हमें पता रहेगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो हम चीजों को अप्लाई आसानी से कर सकते हैं. ठीक है ना, तो जहां पे डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा वहां पर हम आपको डेरिवेशन बता देंगे, और जहां पे डायरेक्टली हमें थ्योरम बताना रहेगा वहां पर हम आपको थ्योरम बता देंगे. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा. ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता कैसे है. ठीक है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस. ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप देखोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है एट ओरिजिन पे, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 0,0. हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट इज ऑलवेज इन ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर का क्या मतलब है कि सर एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा. इस चीज को कभी नहीं भूलना, हम थ्रू आउट चैप्टर में इसी तरह से यूज करेंगे. ठीक है ना, तो ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन था उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब क्या हो गया, फर्स्ट वन, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया. चलो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट कैसा दिखता है, दोनों का पॉइंट दिखता है प्लस कॉमा प्लस. ठीक है, सिमिलरली सेकंड पॉइंट दिखेगा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट का जो पॉइंट दिखेगा वो माइनस कॉमा प्लस दिखेगा. सब एक्स कॉमा वाई ही रहेगा, लेकिन चारों सेक्शन में अलग अलग दिखना चाहिए ना. ये तो सोचो अगर 2,3 अगर क्वाड्रेंट 2 में भी दिखे, क्वाड्रेंट 3 में भी दिखे, क्वाड्रेंट 4 में भी दिखे, तो कोई सेंस बनता है क्या? नहीं सर, अगर एक पर्सन एक पॉइंट पे खड़ा होता तो समझ में आता है. अब एक ही पर्सन चारों पॉइंट पे खड़ा है, सर वो या तो उसका प्रोटोटाइप बना हुआ होगा या फिर इसमें कुछ गड़बड़ होगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से हर सिंगल पॉइंट का सिंगल नोटेशन रहता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट से हम दो चीज को डिनोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, चलो तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा माइनस. इसका बेस्ट एग्जांपल जानते हो क्या है? गूगल मैप, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट. देखो कभी भी तुम्हारा घर का चिट्ठी बगल वाले के पास जाता है क्या? जाता है क्या? अगर तुमको तुम्हारी घर तक पहुंचना है तो गूगल डायरेक्शन देता है ना ठीक से. अगर सोचो गलत डायरेक्शन दे दे तो
तुम्हारा लोकेशन का अगर 4 एड्रेस दिखाने लगे तो कैसा रहेगा? है गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक पर्टिकुलर नोटेशन ही होना चाहिए। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट रहेगा तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसा रहेगा? बोलो। एक्स कॉमा 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा अगर हम वाई एक्सिस लेते हैं तो ये 0 कॉमा वाई हो जाएगा, ये अगर हम वाई लेते हैं तो ये 0 कॉमा माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इवन आप 0 कॉमा वाई ही लो ना, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके प्लस माइनस आ जाता है। आपको माइनस प्लस जब भी हम कोई वेरिएबल, जब भी हम कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो कैसा पॉइंट कंसीडर करेंगे? एक्स कॉमा वाई पॉइंट कंसीडर करेंगे। जैसा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। आपको उतना जो भी आप पॉइंट कंसीडर करो वैसा करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? ये जो हमने आपको क्वाड्रेंट बताया, इच क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट दिखेगा, एक्स एक्सिस पे कैसा पॉइंट दिखेगा, ये बात समझ में आया सभी को? चलो ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो अब ना हम देखते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम याद है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाँ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है? तो इसमें हम ये चीज यूज करते हैं क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो अब देखो हमें चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए मिनिमम हमको कितना पॉइंट का जरूरत पड़ेगा? 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। मिनिमम हमको 2 पॉइंट का जरूरत पड़ेगा। हमेशा याद रखना जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना रहेगा तो मिनिमम 2 पॉइंट का जरूरत रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज आवर पॉइंट ए x1 कॉमा y1, दिस इज आवर पॉइंट बी x2 कॉमा y2। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब ये दोनों पॉइंट को अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस पे क्या लाई करेगा बताइए? x1, और ये एक्स एक्सिस पे क्या लाई करेगा? x2। सिमिलरली ये y एक्सिस पे क्या लाई करेगा? y1, और ये क्या लाई करेगा? y2 लाई करेगा। अब बताइए इसका लेंथ कितना होगा? x2 माइनस x1। वेरी गुड, दिस इज योर x2 माइनस x1, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। अब ये हमारा यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, AOB राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन सा होगा? AO, हाइट क्या होगा? BO, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा? AB। हमें किसका लेंथ चाहिए था? AB का लेंथ चाहिए था। तो अप्लाई कीजिए पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या मिल गया मुझे? AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया? है क्लियर है? चलो तो AO का लेंथ बताइए कितना होगा? AO का लेंथ x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस OB का लेंथ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें चाहिए AB का लेंथ चाहिए, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए स्क्वायरिंग वाला नंबर कैसा दिखता होगा? पॉजिटिव। अनदर स्क्वायरिंग का नंबर कैसा दिखता होगा? पॉजिटिव। दोनों का सम करेंगे तो कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। स्क्वायर रूट करेंगे तो कैसा दिखेगा? अब आपको समझ में आ गया? जो हमने इनइक्वालिटीज पढ़ा था यूजिंग द स्क्वायर रूट, अब मैं बोलता रहता था कि वाई द इनसाइड एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी आपको समझ में आया है? अब आप भूल पाओगे इसको कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहे वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा। क्योंकि देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव होना चाहिए कि कभी भी स्क्वायर रूट, देखो अभी अगर आप नेगेटिव वाला सेंस यहां पर समझो, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रिलेट कर पा रहे हो दोनों चीज को आप? कि अगर इनसाइड स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं बनेगा, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। और इनसाइड स्क्वायर रूट हमेशा हमको पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है ना? दोनों चीज आप रिलेट कर पा रहे हो अच्छे से? कोई इसमें कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? वेरी गुड। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला में एक और होता है कि सपोज सर हम ये तो 2 पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, अगर 1 पॉइंट इज ऑरिजिन, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द गिवन पॉइंट? हो सकता है ना कि सर आपने तो ठीक है जनरल पॉइंट तो दे दिया आपने, लेकिन अगर हमारे पास रहेगा कि डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन का क्या मतलब हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन मतलब एक पॉइंट आपका ऑरिजिन हो गया और दूसरा पॉइंट आपको गिवन रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ ए पॉइंट ए, और ए पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा x1, y1। ठीक है? तो यहां से डिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपको? यहां से डिस्टेंस मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो ना यहाँ पर एक पॉइंट को 0 पुट कर दो तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x2 मीन्स क्या? नथिंग बट x, y2 मीन्स नथिंग बट y। तो हम x1 x2 क्यों लिए थे? जब दो डिफरेंट पॉइंट था, हम x क्यों ले रहे? एक ही पॉइंट है हमारे पास। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो अब आ जाते हैं ना सेक्शन फार्मूला पे आ जाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला के लिए अगर आप देखो तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आता है। सेक्शन फार्मूला के लिए किसका कॉन्सेप्ट आता है? सिमिलर ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद है ना? साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता था, रेशियो प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है? चलो देखते हैं। तो आ जाओ अब आप सेक्शन फार्मूला पे आ जाओ। सेक्शन फार्मूला पे आ जाते हैं। तो अगेन ड्रॉ द कार्टेशियन प्लेन। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है? तो सेक्शन फार्मूला क्या करता है? दिस इज आवर पॉइंट ए हुज कोऑर्डिनेट इज x1, y1। दिस इज आवर पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज x2, y2। ठीक है? अब एक अनदर कोऑर्डिनेट है, दिस कोऑर्डिनेट इज से एट ए पॉइंट P, ठीक है? ये हमारा x, y एक अनदर कोऑर्डिनेट है जो इन बिटवीन A to B लाई कर रहा है, नॉट मिडिल पॉइंट है। ये मिडिल पॉइंट कभी नहीं होगा। ठीक है? कहीं पर भी हो सकता है। जैसे A से B तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 मीटर, तो जो थर्ड पर्सन है वो A से 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है।
इस टाइप से आप सोच सकते हो, ठीक है ना। चलो तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया हमारा x1, ये वाला पॉइंट क्या बन गया x, ये वाला पॉइंट क्या बन गया x2 बन गया। चलिए अब यहां से एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कीजिए और एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो बताइए जो आपका ये जो पॉइंट बना A, यहां पे ले लीजिए आप T और यहां पे ले लीजिए आप U। बताइए TAT और PU पैरेलल है, पैरेलल है। तो पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल किसके थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड, आपको याद है मतलब 10th क्लास का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है। क्योंकि देखो मैथ्स इसीलिए बोला जाता है कि फाउंडेशन में क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि जब आप 11 में शिफ्ट करो ना तो आपको फाउंडेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी जैसे आप लोग को याद है तो हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, नहीं तो इसी चीज को हमको पैरेलल लाइंस के थ्रू आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ता है कि देखो ये दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे फॉर्म होता है, हाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये सारा प्रूफ हमें बताना पड़ता। लेकिन आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो क्लियर है, यही हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। चलो तो आ जाते हैं, तो ये आपका जो P पॉइंट है वो क्या किया है ना, AB को m/n के रेशियो में डिवाइड किया है। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशियो m/n, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं ना, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर के लिए देखो हमको या तो दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, या फिर 3 साइड्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, या 1 साइड 2 एंगल प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना। चलिए तो यहां पर आ जाते हैं, इन ट्रायंगल APT एंड ट्रायंगल T, नहीं T कहां से, PUB, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल T इज इक्वल टू एंगल U हो गया 90 डिग्री कि नहीं। अब सोचिए कि इसके बीच का लेंथ कितना होगा, वेरी गुड, x माइनस x1, इसके बीच का लेंथ कितना होगा x2 माइनस x, क्लियर है। सिमिलरली ये वाला लेंथ कितना होगा बोलिए, और ये वाला लेंथ कितना होगा y2 माइनस 1, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। चलिए तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, और सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल TAP इज इक्वल टू एंगल UPB, कैसे है ये इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। Therefore ट्रायंगल APT इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखिए A किसके साथ इक्वल है, A है P के साथ इक्वल, P किसके साथ इक्वल है, P हो जाएगा B के साथ इक्वल, और T किसके साथ इक्वल है, U के साथ इक्वल हो जाएगा बाय S, ना सॉरी, ये हो जाएगा एंगल के थ्रू इक्वल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिला, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा साइड्स, द रेशियो ऑफ दियर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, और रेशियो ऑफ दियर साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो लिखिए AP, यहां से फर्स्ट टू लेटर लिखा तो यहां से भी फर्स्ट टू लेटर यूज करेंगे, PB इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाय BU इज इक्वल टू AT डिवाइडेड बाय PU। समझ में आया कि नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर है सभी को। चलिए अगर ये पॉइंट क्लियर है तो बताइए AP का लेंथ कितना है, M, PB का लेंथ
n इज इक्वल टू pt का लेंथ बताइए y माइनस y1 डिवाइडेड बाय pu का लेंथ बताइए y2 माइनस y इज इक्वल टू at का लेंथ बताइए x माइनस x1 डिवाइडेड बाय pu का लेंथ बताइए x2 माइनस x1। हमें क्या चाहिए था? हाँ यस x1। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था बताइए? ये हम जो इतना कर रहे हैं तो इसमें से हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बताइए? हमें चाहिए पॉइंट P। हमें क्या चाहिए? पॉइंट P चाहिए। तो पॉइंट P में क्या क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए x चाहिए और y चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर रहना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसीजर मोड में चलना है ताकि हमारा जो भी हम स्टेप कर रहे हैं उससे हमारा आगे का चीज हमारा सॉल्विंग होगा कि नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमें चाहिए x चाहिए और y चाहिए। अब बताइए ये फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यूज करूंगा तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड रेशियो को मैं यूज करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए यूज कीजिए तो क्या मिल जाएगा? x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n। मल्टीप्लाई कीजिए तो nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। क्लियर है? ये x को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए, x1 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। सो nx प्लस mx इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो x यहां से ले लीजिए तो m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय नहीं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली अगर आप फर्स्ट और सेकंड रेशियो को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्लियर है? चलिए सारा चीज नोट डाउन कीजिए तो इन सेक्शन फॉर्मूला देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, जस्ट नाउ जो अभी हमने देखा था तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए हमारा पॉइंट है, बी इज अनदर पॉइंट। ठीक है, एंड दिस पी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? इन बिटवीन, मतलब इंटरनल मोड में इंटरनली लाई कर रहा होगा कि नहीं? अब यही चीज अगर आप देखो, this is our point A, this is our point B, and there is another point C somewhere outside the AB, outside the AB। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहां से यहां तक का आपका रेशियो m है और A से B तक का रेशियो आपका n है। तो फॉर्मूला में ज्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, बस खाली माइनस प्लस का होता है। अगर आप इसको देखो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P इंटरनली डिवाइड AB इन द रेशियो m इज टू n, है कि नहीं? तो इसके लिए P पॉइंट क्या हो जाएगा? P ऑफ x, y इज इक्वल टू, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, y1 और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। चलो तो ये इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा? m इंटू x1 प्लस n इंटू, बोलो ना, x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये हो गया हमारा x हो गया और y क्या हो जाएगा? y सिमिलर हो जाएगा y इन m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये बात समझ में आया? ये क्या कर रहा है? पॉइंट P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m इज टू n। अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट P, इसको भी पॉइंट P ही ले लो।
व्हिच कोऑर्डिनेट इज x, y। ए पॉइंट है x2, y2 और ए पॉइंट है x1, y1। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पॉइंट P डिवाइड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m:n। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पॉइंट P डिवाइड AB एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ m:n। तो m:n हो जाएगा, तो फिर से पॉइंट P के लिए सेम कोऑर्डिनेट लिखिए, बट इस बार क्या करेंगे, एक्सटर्नली वाला में ना नेगेटिव साइन आ जाता है। जहां जहां आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, वहां वहां नेगेटिव आ जाएगा। कहां कहां पॉजिटिव है? एक यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्सटर्नली के लिए क्या हो जाएगा, P ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n और ny2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए दोनों का स्टेटमेंट लिखिए तो। यस, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिड पॉइंट? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला में ही मिड पॉइंट आ जाता है। यस, अच्छा किया। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला होता है कि एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है ए बी, अनदर पॉइंट पी, m:n, ये है x1, y1 और ये है x2, y2। ठीक है, और पॉइंट P है x, y। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा पॉइंट P ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये बात समझ में आ गया? अभी हमने जस्ट नाउ इसको हमने प्रूफ किया था, राइट? अब बताइए कि मिड पॉइंट क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मिड पॉइंट? व्हाट डू मीन बाय मिड पॉइंट? बताइए। मिड पॉइंट होता है अ पॉइंट which divide the given line segment into two equal part. Yes, a point which divide the line segment into two equal part is known as midpoint. ठीक है, तो अब बताइए ये जो हमारा m है और n है, ये कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू n हो गया, है कि नहीं? तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, P ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m प्लस m होगा। सिमिलरली my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? सेकंड वाला ये हाँ m प्लस m होगा। यस, ये भी हमारा m प्लस m ही होगा, क्योंकि हम दोनों m और n को इक्वल कर दिए ना। तो समझ में आ गया हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बन गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, क्लियर है। तो हमने मिड पॉइंट भी देख लिया। अब मिड पॉइंट देखने के बाद हम आते हैं ट्रायंगल पे। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल है, कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं है। जैसे स्पेसिफिक ट्रायंगल क्या हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, स्केलिन ट्रायंगल हो जाता है। तो ये जनरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है वो M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसको आप ले लो x2, y2 और ये ले लो x3,
y3 और a को ले लो x1 कॉमा y1। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एम पॉइंट क्या है, कैसा है, मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है, मीडियन मतलब लाइन सेगमेंट। मीडियन मींस लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट पॉइंट या अपोजिट साइड। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मीडियन, मीडियन है क्या चीज, ये पहले समझो। मीडियन क्या है? मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से स्टार्ट करेगा और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मीडियन का डेफिनेशन अगर हम देना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। चलो, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो सिमिलरली मैं यहां से भी कर सकता हूं। ये हमारा पॉइंट N है जो कैसा है, ये भी हमारा मिड पॉइंट है। N इज ए मिड पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट इज x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर से हमारा Bn कैसा बिहेव करेगा, Bn मीडियन जैसा बिहेव करेगा। अब आप देखो कि सर हमने दोनों मीडियन को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया या दोनों मीडियन को हमने ड्रॉ किया, तो सर एक और पॉइंट मिल रहा है हमको, मिल रहा है। देखो ना, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। समझ में आया? तो ये सेंट्रॉइड बना कैसे? ये सेंट्रॉइड बना पहले मिड पॉइंट से मीडियन हमने ड्रॉ किया और मीडियन से हमने सेंट्रॉइड ड्रॉ किया। समझ में आ गया? ये तीनों का रिलेशन समझ में आ गया आपको? मिड पॉइंट से फिर हमने क्या बनाया था, मीडियन। वेरी गुड। और मीडियन से आपको क्या मिला, सेंट्रॉइड। तो अगर आपको कहीं पर सेंट्रॉइड दिया हुआ रहेगा और कुछ नहीं पता है सेंट्रॉइड के बारे में, तो व्हाट वी कैन मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा होगा, व्हाट वी कैन से, यानी कि सर हमको कहीं पर मीडियन दो को मिलना चाहिए और मीडियन ड्रॉ करने के लिए हमको वर्टेक्स से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट क्लियर है? अभी मैं जस्ट कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि जब मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा तो आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? नहीं? ओके, कॉपी कीजिए इसको। और डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मिड पॉइंट का डेफिनेशन तो हमने बता ही दिया था। द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट इज नोन एज मिड पॉइंट। अब क्या हो जाएगा मीडियन? मीडियन क्या हो जाएगा, इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये हो गया हमारा क्या, मीडियन। सेंट्रॉइड क्या हो गया, it is a point of intersection of median will give the centroid। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कीजिए सारा चीज। अब यहां पर एक और रिजल्ट आता है, मैं अभी बताता हूं, या रिजल्ट मैं पहले बता देता हूं। देखो, तो ये हमारा सेंट्रॉइड को ना G से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉइड करता क्या है, सेंट्रॉइड जो हमारा पॉइंट ए है और पॉइंट एम है, इसको इंटरनली डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन, ये हमारा क्या है, एम क्या है, मीडियन है। तो सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर है? मीन्स अगर आप यहां पे देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 2 पार्ट, ये हो जाएगा 1 पार्ट। ठीक है,
तो 2 पार्ट और 1 पार्ट हो गया। तो अब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करके जी का वैल्यू बताइए तो क्या आएगा, अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर जी। ठीक है, अप्लाई कीजिए तो सब लोग। तो अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा, मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा पॉइंट एम है, हुज कोऑर्डिनेट इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। बताइए क्या आया, x1 plus x2 plus x3 by 3, हाँ comma, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, सही है, गुड। चलिए तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारा g है, तो g का x फाइंड करते हैं। तो g का x फाइंड करेंगे तो 2 इंटू दिस, तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और g ऑफ y क्या हो जाएगा, g ऑफ y बताइए, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा y1 प्लस, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अगर हम दोनों को कंबाइन करें, डिवीजन भी कर दें, और जहां पर डिवीजन हो रहा है वहां पर 90 डिग्री फॉर्म कर दें, जहां पे डिवीजन हो रहा है वहां पे 90 डिग्री। अभी जो हमने मिड पॉइंट देखा था, वो मिड पॉइंट क्या कर रहा था, जस्ट 2 भाग में डिवाइड कर रहा था, उसके बीच का एंगल क्या फॉर्म कर रहा है वी डोंट नो, पता था क्या, नहीं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करेगा, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और जिस पॉइंट पे डिवाइड करेगा वो 90 डिग्री होगा। कैसे, देखो, तो ये हमारा गिवन लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा गिवन लाइन सेगमेंट है, इसको हम ले लेते हैं ए बी, ठीक है ना। अब अगर आप कंपास के थ्रू अगर आप बनाते हो तो आप क्या करते हो, इसका लेंथ का थोड़ा ज्यादा लेते हैं बट ए बी से कम लेते हैं, ठीक है, और ऊपर डिवाइड करते हैं इस तरह से, फिर नीचे डिवाइड करते हैं, मतलब एक पॉइंट से यहां और यहां डिवाइड किया, दूसरा पॉइंट से यहां और यहां मार्क किया, और ये दोनों का जो पॉइंट आता है ये हमारा क्या देता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देता है, ठीक है, ये हमारा क्या दे देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे देता है। लेकिन जनरली अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो ये हमारा जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगा, इक्वल भाग में डिवाइड करेगा। जो लाइन, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो गिवन लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहां तक क्लियर है? और जहां पे ये डिवीजन हो रहा है, ये पॉइंट एन पे ये एंगल क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है? ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इसी को ना हम ट्रायंगल में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ट्रायंगल में लाइन बीसी पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, ये बनेगा, और ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लाइन एसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये इस पे तो परपेंडिकुलर बना दिया, और ये हमारा इसके साथ इक्वल हो गया। अब सर आप बोलोगे कि सर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, देखो ना ये वाला पॉइंट,
तो ये वाला पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या मिला, ऑर्थो सेंटर मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। व्हाट डू मीन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? A line which divide the line segment into two equal part and making 90 degree at that point। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्लियर है, ऑर्थो सेंटर क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? तो ऑर्थो सेंटर देखो, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे कि अगर हम ये ऑर्थो सेंटर देखें कहां पे, राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल पे ऑर्थो सेंटर जानता है कहां पे लाई करता है? ऑर्थो सेंटर है क्या? व्हाट डू मीन बाय ऑर्थो सेंटर? ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बताइए इसका परपेंडिकुलर कहां पे है, इसका परपेंडिकुलर कहां पे है? 90 डिग्री पे है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यही हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए तो सारा चीज। हाँ देखो, यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा उसको हम सरकम सेंटर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हम बोलेंगे किसके लिए? जब वो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा तो उसको हम सरकम सेंटर बोलेंगे। ठीक है, ये आप लिख लेना, सरकम सेंटर। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या बन गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज सरकम सेंटर। ठीक है, यहां पर आप करेक्ट कर लेना, जहां पर भी आपने ऑर्थो सेंटर लिखा है वहां पर आप सरकम सेंटर कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलो अल्टीट्यूड में आ जाते हैं। तो अल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? अल्टीट्यूड का मतलब होता है a line segment drawn from vertex to the opposite side form a 90 degree at opposite side। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? ड्रॉ वन ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने पर हम वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड क्या करते हैं? 90 डिग्री फॉर्म करवा रहे हैं। वर्टेक्स से अपोजिट साइड क्या करवा रहे हैं? 90 डिग्री फॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और अपोजिट साइड पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन एल को क्या बोलेंगे हम? अल्टीट्यूड बोलेंगे। लाइन एल को क्या बोलेंगे हम? अल्टीट्यूड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सर यहां पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यहां पर भी हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा भी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस ये अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? 90 डिग्री फॉर्म करवा रहा है, बस यही इसका काम है, अल्टीट्यूड फॉर्म करने का। ठीक है, यहां पर बेहतर चीज क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड को हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, इसको देखो फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमको तरीका से सॉल्व करना है। ठीक है, देयर इज ए मेथड, वो मेथड से सॉल्व करोगे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला से आपको ऑर्थो सेंटर कभी नहीं सॉल्व होगा। है फॉर्मूला, केवल हम सेंट्रॉइड का क्यों फॉर्मूला दिया? क्योंकि सेंट्रॉइड में आपको तीनों वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा। ठीक है, लेकिन हमने सरकम सेंटर के लिए फॉर्मूला दिया नहीं दिया, इसके लिए भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीट्यूड क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है,
तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया बताइए? यस, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे हम, है कि नहीं? तो ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है, तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया? अ लाइन विच डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। तो ये हो गया ए बी सी, तो यहां से ये हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको ले लो एम। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, सिमिलरली इसको भी डिवाइड करेगा तो बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा? इन सेंटर बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल गिव इन सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इन सेंटर का क्या मतलब होता है कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है, सर्कल ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। मतलब अगर एक सर्कल फॉर्म हम करवाते हैं तो ये सर्कल कुछ है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए हम इसको इन सेंटर बोलते हैं। समझ में आ गया? और वो जो सरकम सेंटर जो बना था ना, वो सरकम सेंटर में क्या बना था कि ये जो वर्टेक्स था एबीसी, वो वर्टेक्स कहां कैसा रहेगा? ये आपका सर्कल पे लाई करेगा। सर्कल पे लाई करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल बोलेंगे। ठीक है, मीन्स ये किसको सरकमस्क्राइब कर रहा है? ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर क्या है? सर्कल है। समझ में आया ना? पॉइंट क्लियर है? सरकम सेंटर का क्या मतलब है और इन सेंटर का क्या मतलब है? तो सिमिलरली सरकम सर्कल का क्या मतलब हो जाएगा और इन सर्कल का क्या मतलब हो जाएगा, ये भी क्लियर है? देखो जहां पर इन सेंटर वहां पर इन सर्कल, मतलब सर्कल अंदर होना चाहिए, इन मतलब अंदर। ठीक है, और जहां पे सरकम सेंटर आएगा वहां पे सरकम सर्कल आएगा, मतलब सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो उसको क्या बोलेंगे? देखो सब एक दूसरे से ना लिंक है, अगर आप थोड़ा सा लिखोगे ना कॉपी में, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे, हाउ दे आर इंटरलिंकिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो सरकमस्क्राइबिंग का क्या मतलब होता है? इट लाइज इनसाइड इट। ठीक है, अगर हम सरकम सर्कल बोलते हैं तो सरकम सर्कल में क्या सरकमस्क्राइब किया हुआ है? ट्रायंगल सरकमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है ना? पॉइंट क्लियर? डन। चलो कॉपी करो, इसको लिखो, डेफिनेशन लिख लो पहले। आप डेफिनेशन लिख लो, एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ लाइन विच डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट is known as angle bisector, is known as angle bisector। और इन सर्कल क्या हो जाए, सॉरी इन सेंटर क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, it is the point of intersection of internal angle bisector। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम क्यों बोल रहे हैं यहां पे? क्योंकि ये जो लाइन है वो कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है वो कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इन सेंटर, इन सेंटर का डेफिनेशन है इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पर एक और पॉइंट नोट करके लिख लेना, इट इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, इट इज, इट किसके लिए यूज हो रहा है? इन सेंटर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इट इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल
टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। सिमिलरली सरकम सेंटर में भी आपने जगह छोड़ा है क्या, एक लाइन सरकम सेंटर के पास देखे तो जगह छोड़ा है, हाँ वहां पर लिख लीजिए इट इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल, इट इज ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल टचिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है। फर्दर इसी पे ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, जो भी आज हमने बताया है उसको आप एक बार रिवीजन करना, ठीक है। और जहां पर कुछ भी डाउट रहे हम नेक्स्ट क्लास में इसको इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लाइन में मूव कर जाएंगे, क्योंकि लाइन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।